चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का सेट्स का जितने भी पार्ट इंट्रोडक्शन है, पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में ही कवर कर देंगे। पूरी बेसिक से एडवांस तक जितना सेट का पार्ट है, एक एक पार्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा अगर सेट्स का एस भी नहीं जानता है और इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो वो सेट्स का पूरा हिस्सा समझ जाएगा। मतलब जो शुरुआत से पूरा अंत तक सेट्स में यूज हुआ वो हर एक स्टेप इस वीडियो में ही कवर कर लिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा इस सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लेता है, तो उसे पूरा क्लास 12 का अंत तक दिक्कत होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेट्स का इंट्रो पार्ट से। पहले हम लोग सेट्स में पढ़ने वाले क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सेट्स में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट्स का टाइप्स क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कि सबसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कोई बच्चा को समझ में नहीं आता है, उसके बाद हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेट्स को ऑपरेशन में पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में हम सेट्स के कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कार्डिनलिटी क्या होती है और कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि सेट्स क्या है। सेट्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आफ्टर दैट उसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो सेट्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन कहता है ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कोई भी कलेक्शन, कोई भी वस्तु का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होती है, अगर वो वेल डिफाइंड होती है तो वे सेट्स कहलाती है। अब कोई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि वेल डिफाइंड मतलब क्या है। जिस वेल डिफाइंड का मतलब होती है, अगर किसी चीज को हम आसानी तरीके से, मतलब इजी वे में अगर सेपरेटेड कर दें, तो वो वेल डिफाइंड जो हमारे पास कलेक्शन होगी वही सेट्स कहलाएगी, अदरवाइज सेट्स नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि सेट्स क्या है। देखिए, अगर हम कहेंगे क्लास 11 का जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो स्टैंड अप हो जाएं, वो खड़े हो जाएं, तो सभी बच्चे स्टैंड अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, कोई खेलने में इंटेलिजेंट होगा, मतलब हर बच्चा अपने अलग अलग कैटेगरी के फील्ड में माहिर होगा, मीन्स इंटेलिजेंट होगा। तो सब बच्चे इंटेलिजेंट है, तो ये सेट्स नहीं कहलाए। ये तो कलेक्शन है, ये एक सेट्स का कलेक्शन है, लेकिन ये सेट्स वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट्स नहीं होगी। तब सेट्स किसे कहते हैं? अगर मैं दूसरे वे में कहूँ, दूसरे कैटेगरी में कहूँ कि वो बच्चे स्टैंड अप हो जाएं, वो बच्चे जो खड़े हो जाएं, जो क्लास 11th में 90% से ज़्यादा पाए हैं, मतलब जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% से ज़्यादा पाए हैं, वो बच्चे स्टैंड अप हो जाएं। तो वो बच्चे खड़े हो जाएंगे जो 90% से ज़्यादा पाए हैं, और वो बच्चे नहीं खड़े होंगे जो 90% से ज़्यादा नहीं पाए होंगे। जो 80% से कम पाए होंगे वो भी नहीं खड़े होंगे, जो 60% से कम पाए होंगे और उससे भी बिलो पाए होंगे वो खड़े नहीं होंगे। तो ये सेट्स नहीं कहलाएगी। और ये सेट्स जो अलग तरीके से, जो आसानी से सेपरेट हो जाए, मतलब वो बच्चे खड़े हो गए जो 90 से ज़्यादा पाए, तो वो सेट्स कहलाएगी। फिर उसके बाद हम सेट्स का टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। लेकिन उससे पहले, टाइप्स पढ़ने से पहले हम सेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझ लेते हैं। मतलब कि सेट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, सेट्स को किस तरीके से डिनोटेड किया जाता है, और सेट्स को किस तरीके से किसी सेट्स के अंदर बिलोंग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले सेट्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब सेट्स हम किस तरीके से लिखते हैं, सेट्स को पहले कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सभी बच्चों को समझने के लिए। लेकिन सेट्स का जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो सेट्स है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कोई एलिमेंट मान लो ए है और वो किसी सेट्स ए में, कैपिटल ए में बिलोंग करता है, तो उसे हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ए बिलोंग करता है ए में। मैंने हैंड रिटन नोट खुद का बना के लाया है सभी बच्चों को हेल्पफुल के लिए, इसीलिए हैंड रिटन नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे के लिए। जो बच्चा अगर लिखना चाहे तो ये हैंड रिटन नोट लिख सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि जो सेट्स है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल ए से। अब सेट्स को हमेशा एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, मान लो एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ये कुछ एलिमेंट है, उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। लेकिन सेट्स को पहले तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट है उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और उसको एक करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है सेट्स को हमेशा। ये ध्यान रखिएगा। ये ए बी सी, ए सेट्स कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि ए जो है ना वो हमेशा बिलोंग करता है ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर। जो बी है ना वो बिलोंग करता है ए के अंदर। ये
जो साइन है ना, ये साइन है बिलोंग का, ये ध्यान रखिए, ये बिलोंग का साइन है, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी सेट्स के अंदर बिलोंग करता है तो उसे इस तरीके से डिनोटेड किया जाता है। आगे देखिए क्या है, सेट्स आर डिस्क्राइब इन टू वेज, मतलब सेट्स को दो तरीकों में डिस्क्राइब किया जाता है। पहला तरीका है जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, और दूसरा तरीका जो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, मतलब रोस्टर फॉर्म उसे हम कहते हैं जिसे हम कामा के द्वारा अलग अलग करते हैं, कामा के द्वारा सेपरेट करते हैं, उस सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखिए इसको मान लो ए कहते हैं, एक सेट ए है, ये रोस्टर फॉर्म में कहलाएगा, वो सेट रोस्टर फॉर्म में कहलाएगा जिसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहता है, किस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, किस सेट्स का फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, अगर कोई सेट्स को जब उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए तो वो सेट हमारे पास कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल, मतलब इसको जो डॉट है इसको हम दो डॉट को सच दैट कहते हैं, मतलब एक्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वावेल है। मतलब देखिए हमारे पास ये दोनों सेट्स एक ही है, एक सेट हमारे पास मान लो ए है, एक सेट हमारे पास ए है, और इस सेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे पास सेट्स ए के अंदर है जो कि एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, और क्या है हमारे पास कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है। तो जो कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, उस सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म उसे हम कहते हैं, मान लो ये एक सेट हमारे पास बी है, और सेट बिल्डर फॉर्म उस सेट्स को कहते हैं जिसे हम उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाते हैं, तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स एक वावेल है, एक्स हमारे पास एक वावेल है, दोनों एक ही है। मतलब क्या कह रहा है कि एक्स हमारे पास एक वावेल है, तो ए ई आई ओ यू ये हमारे पास क्या है, एक वावेल है, ये दोनों एक ही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म कह रहे हैं, इसको रोस्टर फॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो बहुत ऐसे सारे लोग कहेंगे कि सर जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म था तो हम सेट बिल्डर फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्यों बनाएं। हम इसलिए बनाए इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्योंकि कुछ ऐसे सेट होते हैं जो कि हमारे पास वो रोस्टर फॉर्म में लिखे ही नहीं जाते हैं, मतलब कामा के द्वारा सेपरेटेड नहीं किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास क्या है कि मान लो एक हमारे पास n नेचुरल नंबर्स है, तो हम कैसे लिखेंगे n नेचुरल नंबर्स को, एक कर्ली ब्रैकेट में मान लो लिखना चाहिए तो 1 2 3 4 कितना तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हम इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शा देंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो हमारे पास वो पूरा n नेचुरल नंबर्स तक हमारे पास आ जाएगी सेट। तो जब प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जब एक कॉमा के द्वारा कर्ली ब्रैकेट में सेपरेटेड किया जाता तो वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेट, क्योंकि हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले थे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले थे सेट्स के पहले में डेफिनेशन और उसका टाइप्स पढ़ने वाले थे। तो हमने डेफिनेशन के बारे में पूरे ब्रीफ डिस्कशन कर दिया, उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप सेट क्या है। सबसे पहले हमारे पास सेट्स में नल सेट आती है, नल सेट जिसे हम इम्पटी सेट भी कहते हैं और उसे वाइड सेट भी कहते हैं। उसके बाद आगे सिंगलटन सेट आती है, फाइनाइट सेट आती है, इनफाइनाइट सेट आती है, इक्वल सेट आती है, इक्विवेलेंट सेट, वन बाय वन सभी सेट्स का टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नल सेट किसे कहते हैं, वो सेट्स को हम नल सेट कहते हैं ना भाई जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब वो एकदम खाली हो, उस सेट्स को हम नल सेट कहते हैं। तो क्या कोई बच्चा कहेगा कि क्या ऐसा भी कोई सेट्स होता है क्या जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो? जी डेफिनेटली एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, वो कंप्लीटली खाली हो, तो उसे हम नल सेट कहते हैं। नल मतलब जीरो, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम इम्पटी सेट मतलब खाली कहते हैं, इम्पटी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइव के द्वारा उसे डिनोटेड किया जाता है। फाइव मतलब जिस सेट्स के अंदर एक भी लिमिट नहीं है उसे हम फाइव कहते हैं, मतलब नल सेट कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं और वाइड सेट कहते हैं, जिसे हम केवल खाली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2x² + 1 = 0, जहां x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। तो मतलब हमारे पास क्या दिया है, 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है और एक्स को क्या दे दिया यहाँ पास नेचुरल नंबर्स। तो बहुत से ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में नहीं है। रोस्टर फॉर्म का कामा के द्वारा सेपरेटेड किया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर में जब उसका प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए तो देखिए यहाँ जब हम एक्स निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो -1/2, ये जब स्क्वायर हटा देगा तो रूट में चला जाएगा। तो रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, लेकिन यह एक्स हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है और रूट के अंदर तो और नहीं होता है, ये रूट के अंदर आ गया। लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 1 से चालू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये जो सेट्स है ये कोई सेट्स ही नहीं है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है। तो इस सेट्स को हम कहते हैं नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट। आगे देखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमारे पास क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, मान लो 1 हो, तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो ये हमारे पास एक सेट है, मान लो ये सेट ए है, तो एक सेट है, इस सेट्स के अंदर हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट हो जाएगा। मान लो कोई हमारे पास ABCD में से कुछ नंबर दे दिया, मान लो B दे दिया, तो ये भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है इस सेट्स के अंदर, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। अब आप लोग बताइए कि ये क्या सेट्स है, सिंगलटन सेट है? तो बहुत ऐसे सारे बच्चे बोलेंगे कि इस सेट्स के अंदर एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गया, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। नहीं, ये भी सिंगलटन ही सेट है। क्यों सिंगलटन सेट है कि एक सेट्स के अंदर एक और सेट आ गया तो वो सिंगलटन सेट है। मतलब ये हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर एक ही नहीं ये सेट है, ये तो अंदर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए ये एक और ब्रैकेट लगा दिया, मतलब एक बोरी के अंदर एक और बोरी है, तो एक ही ना बोरी है तो एक ही बोरी रहेगा, तो वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, जिस सेट्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है वो हमारे पास सिंगलटन सेट होती है। उसके बाद आती है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिस सेट के अंदर फाइनाइट ही एलिमेंट हो, मतलब जिसको हम गिन सकें, तो वो सेट्स को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। वो खाली भी हो सकता है, केवल खाली भी यानी कि नल सेट भी हो ना तो भी फाइनाइट सेट ही होता है। और जिस सेट्स के फाइनाइट सेट ही कहते हैं, ये नोट में आप पढ़ लीजिएगा। फाइनाइट सेट मतलब जहां फाइनाइट एलिमेंट हो, जैसे कि 1 से 10 तक गिनती हो जाए, 1 से A से B तक हमारे पास एलिमेंट आ जाए किसी सेट्स के अंदर, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होती है। और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट हो, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, अगर हमारे पास एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो और डैश डैश कहाँ तक जा रहा है हमें खुद ही नहीं पता है, तो ये सेट इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगी। उसके बाद आती है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, जिस सेट के अंदर एकदम सेम एलिमेंट हो और उसकी कार्डिनलिटी यानी कि कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, नंबर, यानी कि उसका नंबर भी सेम हो, तो उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। एक सेट हमारे पास मान लो B है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 है, 1 है, 3 है। और एक सेट और है हमारे पास, मान लो वो सेट है C, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो देखो A के अंदर जितना एलिमेंट है 3 है, 3 इसके अंदर भी है और हमारे पास इसके अंदर 4 हो गया। तब देखिए 3, फिर देखिए A के अंदर 1, 2, 3 इसके अंदर है, B के अंदर भी, यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ भी देखिए 1 है, 2 है, 3 है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, किसी भी सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होते हैं। अगर 2 एलिमेंट का रिपीटेशन होगी तो वो एक ही बार गिना जाएगा। तो यहाँ 1 1 2 बार आ गया है तो ये एक ही बार ही गिना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 2 3 है, तो इसीलिए ये इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है जो सेम है, इसके अंदर भी 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3 और इसके अंदर भी 1 2 3। हालांकि यहाँ 4 आ गया है लेकिन 1 2 बार है, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेम नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन हो जाएगा तो उसे हम एक ही बार गिनेंगे, वो सेट एक ही बार कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए तीनों इक्वल है और नंबर भी तीनों के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स कहलाएंगे, मतलब A B C तीनों इक्वल है। उसके बाद आती है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, देखिए इक्विवेलेंट सेट उस सेट्स को कहते हैं जिसका कार्डिनलिटी बस बराबर हो, यानी कि एलिमेंट सेम हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस उसका कार्डिनलिटी यानी कि नंबर बराबर होना चाहिए। देखिए हम बताते हैं आपको, हमारे साथ मान लीजिए एक एलिमेंट है 2 3 और 1 है, और एक और सेट में हमारे पास एलिमेंट है मान लो C B और हमारे पास मान लो D है। तो देखिए नंबर हमारे पास यानी कि एलिमेंट का संख्या अलग अलग है, इसमें 2 3 1 है, इसमें हमारे पास लेटर आ गया, लेकिन कार्डिनलिटी यानी कि नंबर बराबर है
3 इसके अंदर नंबर है, 3 इसके अंदर एलिमेंट है। तो जब 3 एलिमेंट बराबर है तो उसका कार्डिनलिटी बराबर है, और जब कार्डिनलिटी बराबर आ जाता है ना भाई, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। समझ में आया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझने जा रहे हैं जो कि सबसेट्स के बारे में। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। सबसे पहले सेट्स के अंदर हम लोग टाइप और डेफिनेशन पढ़ने वाले थे, तो हम लोग ने टाइप्स और डेफिनेशन खत्म कर दिया। फिर उसके बाद सबसेट पढ़ने वाले थे, तो अब सबसेट चालू करना जा रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा पूरा सेट्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए सबसेट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसेट किसे कहते हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं सबसेट किसे कहते हैं। देखिए सबसेट किसे कहते हैं, एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास मान लो बी है, ठीक है। तो ए मान लो बी का तब सबसेट कहलाएगा, ए बी का तब सबसेट कहा जाएगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। नहीं समझ में आया होगा। देखिए हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। एग्जाम्पल लेके एक सेट हमारे पास मान लो ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 3 1 4 5 है, ठीक है। तो ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। देखिए ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी में एलिमेंट क्या है 2 3 1, तो यानी कि 1 2 3 2 3 1 पूरा एलिमेंट इसमें है ना, प्रेजेंट है। 4 5 भले ही ज़्यादा है गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ए जो है वह बी का सबसेट है। तो हम इसे सबसेट को इस तरीके से डिनोटेट करते हैं, सबसेट को हम इस तरीके से डिनोटेट करते हैं। तो ए बी का सबसेट है, तो यही कहता है सबसेट कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का तब सबसेट होगा जब पहले वाले एलिमेंट का पूरा एलिमेंट दूसरा में मौजूद होगा। मतलब ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर किसी सबसेट के अंदर इस तरीके से और इस तरह से काट दिया हो, यानी कि एक सिंगल लाइन खींचा हो और इस तरह से काट दिया हो, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ये लाइन ना खींचा हो, अगर हमारे पास मान लो ए हो जो कि सबसेट हो बी का, और इस तरह लाइन काटा ना हो, बस ये लाइन खींचा हो, इसका मतलब होता है कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट एंड इक्विवेलेंट है। मतलब ये दोनों सबसेट भी है और इक्विवेलेंट भी है। इसका मतलब कि एक हमारे पास मान लो A1 है जिसके अंदर 1 2 और 3 है, और एक एलिमेंट एक सेट हमारे पास B है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 है। तो A तो B का सबसेट है, A1 B का सबसेट तो है, लेकिन उसका इक्वल भी है, यानी कि जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें है, इसलिए ए बी का सबसेट है और उसका इक्वल भी है। उसके बाद हम समझते हैं कि देखिए जो कि एवरी सबसेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट, जो कि हर सेट होती है ना वो खुद का सबसेट ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो फाई होती है जिसे हम ये इम्पटी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं, वो सबका सबसेट होती है, ठीक है। फाई इज ए सेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि सबसेट नहीं, फाई इज ए सबसेट। फाई जो होती है ना वह फाई सबका सबसेट होती है, हर सेट का फाई सबसेट होती है। अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी भी ए का सबसेट है, तो दोनों बराबर ही होंगे। हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया था, देखिए ए सबसेट है बी का, लेकिन बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि बी का भी एलिमेंट पूरा इसमें मौजूद है, तो ये दोनों ए और बी दोनों हमारे पास बराबर ही होंगे। इस एग्जाम्पल से हमको आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑपरेशन। हम लोगों ने सबसे पहले टाइप्स और डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फिर उसके बाद ऑपरेशन, टाइप्स और डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम यूनिवर्सल सेट के बारे में जान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या कहता है और यूनिवर्सल सेट कहलाता क्या है। जिस सेट के अंदर अगर पूरा एलिमेंट आ जाए उस सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, वेन डायग्राम के पहले बारे में बताते हैं आपको कि वेन डायग्राम क्या कहते हैं। देखिए वेन डायग्राम कुछ नहीं है, एक हमारे पास ब्लॉक ही है जिसके अंदर हमारे पास कोई सेट्स होती है, मान लो ये सेट्स है और ये सेट्स है, ये एक सेट ए है एक सेट बी है। वेन डायग्राम एक ब्लॉक होती है जो कि 4 कोना को होती है, और सेट्स को हम सर्किल के द्वारा डिनोटेट करते हैं। और देखिए ये सेट्स ए है एक सेट्स बी है, मान लीजिए इस सेट्स के अंदर 1 2 एलिमेंट है और इसमें मान लो 3 डाल देते हैं, और ये हमारे पास 4 और 5 एलिमेंट है और बाहर 6 है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या कहलाती है, जिस सेट्स के अंदर अगर ये पूरा एलिमेंट आ जाती है तो उस सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब इसमें 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, ये बाहर वाला 6 भी आ जाए, तो उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं, ठीक है। आगे आपको बताएंगे पूरा वेन डायग्राम के डिटेल के बारे में, लेकिन आप यूनिवर्सल सेट के कंसेप्ट में ये जानिए कि
जिस सेट्स के अंदर पूरा एलिमेंट ही आ जाए ना, उस सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसे यूनियन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आप आगे देखिए, वेन डायग्राम के बारे में हमने आपको डिस्कशन कर दिया। उसके बाद देखिए जो कि ऑपरेशन क्या है सेट्स में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सभी उसका ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन में क्या क्या यहाँ पर, सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स का यूनियन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होती है। फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरीके से हम करते हैं, यानी कि जैसे हम 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो डिफरेंस करते हैं ना, वैसे ही सेट्स का भी डिफरेंस होती है। तो वो डिफरेंस क्या कहलाती है, उस डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस करें तो उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि जिसे डेल्टा के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। फिर अंत में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि पहला वाला यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि दो सेट्स का यूनियन क्या कहलाता है। देखिए दो सेट्स का यूनियन हम किस तरीके से कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 है, और एक सेट्स हमारे पास क्या है बी है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास है 4 5 मान लो 6 है। तो दो सेट्स है, दोनों का यूनियन हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यूनियन मतलब यू से डिनोट करते हैं, तो ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो दो सेट्स का यूनियन हम किस तरीके से करते हैं, जिसके अंदर पूरा एलिमेंट आ जाए, जिसके अंदर हमारे पास पूरा एलिमेंट आ जाए, यानी कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, इसका भी पूरा एलिमेंट आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और हमारे पास 6 भी आ जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए यूनियन का। मान लीजिए एक सेट्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास है 4 4 6 6 और 7 है। ठीक है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 7 और 8 है। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन करना है गया, तो जिसके अंदर पूरा एलिमेंट आ जाए उसे हम यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब पूरा एलिमेंट आ जाए, तो 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, ये हमारे पास यूनियन हो गया। तो बहुत ऐसे सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें 2 बार 4 था, 2 बार 6 था, वो क्यों नहीं है। तो हमने पहले आपको बताया था सेट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं होती है। देखिए 4 हमने एक बार लिख दिया, 6 को एक बार लिख दिया, 7 2 बार था तो 7 को एक बार लिखा, 8 को एक बार लिखा, लेकिन 2 बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं होती है भाई। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यूनियन पढ़ लिए, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट किस तरीके से होते हैं। तो इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक सेट्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए है, बी है, सी है, और एक सेट्स हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास बी है, सी है, डी है। तो हम इंटरसेक्शन इन दोनों का किस तरीके से निकालेंगे, मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं हम, इसको इस तरीके से, यानी कि यू को जब हम सीधा कर देते हैं ना, तो यू को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाती है, यानी कि जब यू को उल्ट सीधा कर देते हैं तो हमारे पास यूनियन होते थे, इसको इंटरसेक्शन कहते थे। ए इंटरसेक्शन बी हम किस तरीके से निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट हो, जो दोनों में हो, वो इंटरसेक्शन होती है। तो दोनों में क्या क्या है, बी है, सी है, इसमें है बी है, सी, दोनों में बी और सी है, तो बी और सी जो होगा ना वही हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगी। वेन डायग्राम की मदद से देखिए हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है, एक ब्लॉक होती है और कुछ नहीं होती है। अब एक सेट्स एक ए है और एक सेट्स बी है, जो सेट्स होती है वेन डायग्राम के अंदर ना उसे हम गोला के द्वारा दर्शाते हैं। मान लो ये एक सेट्स ए है, ये सेट्स बी है, ठीक है, तो जो दोनों में पार्ट आए ना वही हमारे पास इंटरसेक्शन होती है। देखिए ये जो पार्ट आ रही है, ये जिसको हमने रंगा है अभी, जिसको हमने डार्क किया है, ये जो पार्ट है दोनों में है, मतलब ये पार्ट इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, ये पार्ट इस वाले सर्किल में आ रहा है। इट मीन्स यही जो पार्ट है ना वो हमारे पास इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। ठीक है, कैन यू गेट माई पॉइंट, आप अच्छे से पाते होंगे कि मतलब मैं समझा के आ रहा हूँ। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए डिफरेंस आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास क्या है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है। तो a माइनस बी, हम a माइनस बी निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, मतलब a में से हम b को घटा रहे हैं, मतलब a में से जब हम b को घटा देंगे ना तो जो a में बचेगा ना वही हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा। मतलब 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, तो वो जब हम डिफरेंस करेंगे ना दो सेट्स का तो वो हट जाएगा और हमारे पास जो पहला में a बचेगा ना वही होगा। तो इसमें क्या बच रहा है 1, ये 4 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम a माइनस बी कर रहे हैं। तो a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो a में जो एलिमेंट बचेगा ना
वही हम लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि डिफरेंस में b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए जब करेंगे तो क्या होगा, तो b माइनस ए। अब b में से घटा रहे हैं तो जो कॉमन पार्ट है दोनों में से कॉमन पार्ट हटा देंगे, लेकिन अब b में का एलिमेंट बचेगा यहाँ पास, क्योंकि अब b में से घटा रहे हैं तो b में जो एलिमेंट बच जाएगा ना वो हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा दो सेट्स का। वेन डायग्राम की मदद से देखिए कि हम किस तरीके से दो सेट का डिफरेंस करते हैं। वेन डायग्राम एक ब्लॉक होती है जिसके अंदर दो सर्किल होती है, एक सेट ये है एक सेट बी है, तो a में से b को घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब a में से जब हम b को घटाएंगे ना तो केवल हमारे पास a का पूरा पार्ट बचेगा, b में उसका नामो निशान नहीं आना चाहिए। तो यही हमारे पास b में कौन कौन सा पार्ट है, ये पूरा b का पार्ट है और इसमें भी b का आधा सा पार्ट आ रहा है, तो a में क्या बच रहा है, केवल ये बच रहा है। देखिए ये जो ब्लॉक है ना ये पार्ट ए का भी है बी का भी पार्ट है, लेकिन इसमें बी का कुछ पार्ट मौजूद है, इसलिए हम बी का पार्ट लेना ही नहीं है, तो ये ए का पार्ट ही क्यों लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ए माइनस बी हो जाएगी। बी माइनस ए क्या हो गई, जिसमें बी का पार्ट आए ए का पार्ट नहीं है, तो ये वाला नहीं आना चाहिए, तो ये वाला है, ये जो है ना ये बी माइनस ए है, यानी केवल बी का ही पार्ट आना चाहिए, ए का उसका नामो निशान नहीं आना चाहते। इसमें दोनों आ जा रहा है, ए भी आ जा रही है बी भी आ जा रही है, तो इसको हमें लेना ही नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, यह डिफरेंस हो गया दो सेट का। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये इंटरसेक्शन फिर से आ गया। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है। देखिए देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, उसके पहले हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, फिर डी मॉर्गन्स लॉ है, तो उसको हम अभी बताएंगे। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट देखिए, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, जिसको हम ए और डेल्टा बी से डिनोटेट करते हैं। एक हमारे पास सेट्स ए है मान लो और एक सेट हमारे पास बी है, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, जिसे डेल्टा से डिनोटेट करते हैं। मतलब क्या होती है, ए में से बी को हम घटा दें और उसका यूनियन कर दें बी में से ए को घटा के। अगर हम ए में से बी को घटा देते हैं और यूनियन करते हैं बी में से ए को घटा के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगी। मतलब इसको हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं एग्जाम्पल से, वेन डायग्राम से भी समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस होती है ए डेल्टा बी, होती है हमारे पास अगर ए में से बी को घटा देते हैं और यूनियन कर देते हैं बी में से ए को घटा के, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस होती है। मान लीजिए एक हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है 2 है 3 है और 4 है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 है 3 है 4 है 6 है। ठीक है, तो इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर ए में से बी घटा देते हैं तो ए माइनस बी करेंगे पहले। तो डिफरेंस हमने बताया आपको पहले कि डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, ए माइनस बी, तो जो कॉमन पार्ट है ना उसको हटा देते हैं। 2 3 4 इसमें है 2 3 4 इसमें है, तो इसमें ए में से घटा रहे हैं ना, तो ए में क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है, तो 1 ही हमारे पास दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 2 3 4 इसमें है 2 3 4 इसमें है, लेकिन बी में से घटा रहे हैं, तो अब बी का जो एलिमेंट बचा होगा ना वही हमारे पास बी माइनस ए होगा। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, जिससे हम डेल्टा से डिनोटेट करते हैं ए डेल्टा बी, और दोनों का यूनियन ए माइनस बी को यूनियन करना है बी माइनस ए, दोनों का यूनियन मतलब दोनों में जो एलिमेंट मौजूद है, दोनों में एलिमेंट जो प्रेजेंट है वही हमारे पास ए यूनियन डेल्टा बी, यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगी और वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगी। तो 1 इसमें है 6 इसमें है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। इसको अगर हम करना चाहें वेन डायग्राम तो किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम कुछ नहीं है, वेन डायग्राम एक हमारे पास ब्लॉक है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट होती है, सर्किल से डिनोटेट करते हैं, ये एक एलिमेंट ए है ये एक एलिमेंट बी है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, यानी कि ए माइनस बी क्या होती है, अगर ए में से बी को हम घटा दें तो यही केवल पार्ट बचेगा, मतलब बी का उसमें नामो निशान नहीं आना चाहिए, इसमें बी भी है ए भी है। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं लेना है, हमें यही लेना है ए माइनस बी, और बी माइनस क्या होगी, बी माइनस बस ये वाला होगी। इन दोनों का अगर हम यूनियन कर देते हैं इन दोनों का ना, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किस तरीके से होती है। देखिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछे ना तो उससे पहले हमारे पास यूनियन दिया रहता है। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट पूछे यानी कि यूनियन में हमें क्या दिया है, यूनियन दिया है पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन दिया है, और ए में हमारे पास क्या दिया है 1 2 3, और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछे
कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरीके से डिनोटेड करते हैं, ए डॉट के द्वारा डिनोटेड किया जाता है या डैश के द्वारा, या ए कॉम्प्लीमेंट सी से डिनोट कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये सेट्स क्या होती है, मतलब ये सेट्स को छोड़कर जितने भी पार्ट बचे हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब 1 2 3 को छोड़ के जो भी बचा रहे एलिमेंट होगा वही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 को छोड़कर यूनियन में से 1 2 3 को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेगा वही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट अपसेट होगा। अगर वेन डायग्राम से हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझेंगे, देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है और हमारे पास एक सेट्स ये है, ठीक है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये ए है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बस इस ए वाले पार्ट को छोड़कर जितने भी पार्ट बचे होंगे, ये सभी पार्ट बाहर वाले जो रहेंगे, इसको ए को छोड़कर जितने भी पार्ट बचे रहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। ये बाहर वाले पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएंगे। अगर किसी भी सेट्स का 2 बार हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो वापस से ए ही आ जाता है। अगर किसी सेट्स का 2 बार हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो वापस से वो आ जाता है, वही सेट्स वापस से आ जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आती है जो कि हमारे पास बहुत से कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है, वो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है कि देखिए अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, इसको हम यूनियन कहते हैं, आपको बताए हैं। अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बस दोनों पे जब कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो ये यूनियन पलट जाएगा इंटरसेक्शन में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चला जाएगा। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है और जब कॉम्प्लीमेंट दोनों पे जाएगा, जब इस पे भी कॉम्प्लीमेंट जाएगा, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी पलट जाएगा, इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो हम इसको ये वेन डायग्राम से समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ लिए। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट पार्ट है हमारे पास सेट्स का, कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। तो कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम के जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में सेट्स का यूज होगा वो ये है, वो हमारे पास ये है, यानी कि फॉर्मूला है बस एन नंबर्स ऑफ, इसको कार्डिनलिटी कहते हैं। अगर हमारे पास ए यूनियन बी है तो वो बराबर होगा एन ए, यानी कि सेट्स ए का प्लस सेट्स बी में से, फिर अगर हम माइनस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को तो वो हमारे पास हो जाएगा पूरा सेट्स। अगर 3 के लिए देखें तो अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी है तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस बी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यहाँ पर कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आई होप कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पूरा, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक मैंने इंट्रोडक्शन क्लियर किया है। अगर कोई बच्चा इस इंट्रोडक्शन को ही केवल देख लेता है तो वो हर कंसेप्ट को समझ जाएगा। तो आगे हम लोग सेट्स में 1 by 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।